इस बार दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस झुलसा देने वाली गर्मी में रोज भरी हुई बस में पसीने से लिपटे लोगों के बीच पिसकर ऑफिस जाना दिमाग और शरीर दोनों की वाट लगा देता है। मन नहीं करता अब दिल्ली में रहने का। हर तरफ गाड़ियों का शोर, धुआं। लगता है न जाने कितने दिनों से सांस ना ली हो, ताजी हवा को महसूस ना किया हो। काफी जगह नौकरी के लिए आवेदन दे रखा है। 1-2 जगह तो इंटरव्यू भी दे आया हूं। देखते हैं किस्मत कहां ले जाती है। शुक्र है आज बस में सीट मिल गई है। चलो जरा मेल ही चेक कर लेता हूं मोबाइल पर। अरे वाह, एक कंपनी है आयुर्वेदिक दवाइयों की उत्तरांचल में। उनका जवाब आया है। सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए मेरा चयन हो गया है। 10 दिन बाद मुझे ज्वाइन करना है। रहने के लिए कमरा मिलेगा मगर खाना खुद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दिल्ली की गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा। अरे, मेरा स्टॉप आ गया। चलो घर पहुंचकर सबको ये खुशखबरी सुनाता हूं और जाने की तैयारी करता हूं। मम्मी पापा सभी खुश थे क्योंकि हम असल में तो उत्तरांचल के ही हैं, पर पापा की नौकरी के कारण दिल्ली में रह रहे थे। इस कारण वापस अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिल रहा था। यहां से इस्तीफा दे कुछ दिन बाद मैं उत्तरांचल के लिए निकल गया। नेशनल कॉर्बेट पार्क के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, मोहान। वही यह आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्ट्री है जहां मेरी नौकरी लगी थी। मन खुश हो गया था मोहान पहुंचकर। सड़क के किनारे गांव और दोनों तरफ डरावना घना जंगल। फैक्ट्री का समय सुबह 8 से 4 बजे तक का था। फैक्ट्री के पास ही मुझे कमरा मिला था। पहाड़ी लोग बड़े ही सीधे होते हैं तो काम करने में मजा आ रहा था। गांव में शाम 7 बजे के बाद लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते। बसें भी आना बंद हो जाती है, कारण बाघ और हाथी का खतरा। सुनने में आया था कि बाघ कई बार लोगों को अपना शिकार बना चुका था। यहां पर एक डर और था, और वो था भूत प्रेत, रात में घूमने वाली आत्माओं का। दिन में तो काम में व्यस्त रहता था तो कुछ महसूस नहीं होता था, पर रात को कभी कभी कुछ असामान्य सा लगता था उस कमरे में। मैं गहरी नींद में था। एक दिन अचानक से आंख खुल गई। ऐसा लगा मानो सर पर कोई हाथ फेर रहा हो, पर आसपास कोई नहीं था। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। मुझे लगा यह शायद मेरा वहम हो सकता है मैंने कोई डरावना सपना देखा हो, इसलिए किसी से मैंने इसकी चर्चा नहीं की। पर धीरे धीरे लगा कि मेरे घर में कुछ असामान्य गतिविधियां चल रही है। मैं बड़ा व्यवस्थित किस्म का इंसान हूं। फैक्ट्री जाने से पहले बिस्तर की चादर घर साफ करके जाता हूं, पर आज घर आया शाम को फैक्ट्री से तो बिस्तर पूरा अव्यवस्थित पड़ा था, जैसे उस पर कोई सोया हो। 1-2 लंबे काले बाल भी गिरे पड़े थे तकिए पर। पहले तो लगा शायद मैं भूल गया बिस्तर ठीक करना, लेकिन फिर मन में प्रश्न कौंधा सी यह लंबे काले बाल कैसे तकिए पर आए। अचानक ही मेरे में भूत प्रेत की बातें आने लगीं। दिमाग घूम रहा था। घबराहट के मारे पूरी शर्ट पसीने से भीग गई थी। भी अचानक से लाइट चली गई, जिससे मैं बुरी तरह से डर गया था। सांसें भी शताब्दी की स्पीड से चलने लगी थी। घर से बाहर भी भागकर नहीं जा सकता था, अंधेरा हो गया था। बाहर घुप अंधेरा था। शहरों की तरह यहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलती और लोग भी जल्दी सो जाते हैं। मरता क्या ना करता, हनुमान जी की शरण में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जब पंखा चलने की टक से आवाज आई तो आंख खुली। पंखा जोरों से चल रहा था और बल्ब टिमटिमाता हुआ चमक रहा था। मैं थक चुका था इस सारे प्रकरण से। चुपचाप नीचे चादर बिछाकर सो गया और उस पलंग पर सोने की हिम्मत नहीं थी अब मेरी। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो कल मेरे साथ हुआ वो मेरा वहम था या मेरा डर मुझे मेरे ही बुने भ्रमजाल में उलझा रहा था। आज फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी लेकर मैं जंगल की ओर चला गया था, सुकून की तलाश में।
थोड़ी शांति चाहता था, कल रात हुई घटनाओं का अवलोकन करना चाहता था, जानना चाहता था कि वो सत्य था या मेरे मन द्वारा फैलाया भ्रमजाल था। पेड़ के नीचे बैठा था, कोसी नदी आज शांति से बहती। कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गया। सपने में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई हाथ खींचकर मुझे उठा रहा हो। इतनी जोर से हाथ खींचा था कि मेरे हाथ में दर्द होने लगा और मैं चिल्लाकर उठ गया। देखा तो शाम हो गई थी और मेरा हाथ दर्द कर रहा था। हाथ पर निशान थे, जिसे देखकर मैं हड़बड़ा गया और बेतहाशा जंगल में भागने लगा, सड़क की ओर आने के लिए। मेरा गला सूख रहा था। किसी तरह मैं गिरते पड़ते फैक्ट्री तक पहुंचा। अपने घर जाने की हिम्मत नहीं थी। रात को मैं अपने मैनेजर के घर चला गया। वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया और पूछने लगे, यह क्या हाल बना रखा है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने कहा, मुझे पहले पानी दीजिए, फिर मैं आपको सारा हाल बताता हूं। एक ही सांस में मैं सारा पानी पी गया। मैंने मैनेजर को सब बता दिया, शुरू से लेकर अंत तक। मुझे नहीं पता आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे कि नहीं, मगर यह सब सच है। मैनेजर, पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, शायद तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा का साया आ गया है। मुझे लगता है वो एक लड़की है और तुम्हें नुकसान पहुंचाना उसका मकसद नहीं है। अगर उसे नुकसान ही पहुंचाना होता तो वो तुम्हें जंगल में शाम के समय घर जाने के लिए उठाती नहीं। कुछ तो है। कल सुबह एक आदमी के पास ले चलूंगा, हो सकता है तुम्हारी समस्या का कोई हल मिल जाए। तुम सो जाओ आराम से, हनुमान जी का नाम जपते रहना। हनुमान जी का नाम जपते जपते मुझे नींद आ गई। अगले दिन जिस आदमी से मिलने जाना था वो मिला नहीं। दूसरे गांव गया हुआ था किसी की भूत पूजा के लिए। मैं फैक्ट्री चला गया मैनेजर के साथ काम के लिए। रोज की तरह काम करके मैं घर चला गया। मैनेजर के घर कितने दिन रुकता। आज घर पूरा व्यवस्थित था, बिस्तर में एक भी सिलवट नहीं थी। मैं हैरान था क्योंकि मैंने उस दिन घर ठीक किया ही नहीं, यूं ही छोड़ गया था डर के मारे। नीचे बिछी हुई चादर पर सिलवटें थी और 2-3 काले लंबे बाल भी। मैं आज डरा नहीं, आज मुझे मेरे सवालों के जवाब जानने थे। जो कुछ भी होगा मेरे साथ, मैं उसके लिए तैयार था। इतना तो समझ ही चुका था, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रात गहराती गई। मैंने खाना खाया और एक कोने में बैठ गया, आंखें बंद करके। ना जाने कब आंख लग गई। आधी रात हो चुकी थी, बाहर सन्नाटा था। सुनाई दे रही थी तो बस झिंगुर की आवाज। ऐसा लगा जैसे मैं किसी की गोद में लेटा हूं और वो मेरे सर पर हाथ फेर रही है। मैं झटके से उठ गया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। हिम्मत करके मैंने जोर से पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मुझे रोज रोज डराकर मारने से तो अच्छा है एक बार में खत्म कर दो। तभी रोने की आवाज आने लगी। तुम्हें याद है कि तुम बचपन में अपने माता पिता के साथ कुनखेत गांव में रहते थे? एक लड़की थी लक्ष्मी, जिसके साथ तुम खेला करते थे, जंगल में गाय चराने जाया करते थे, कोसी में नहाया करते थे। एक ही कक्षा में पढ़ते थे वो और तुम। पाठशाला से आते वक्त तुम कोसी के किनारे आधी बची हुई मंडवे की रोटी और चटनी खाया करते थे। जब तुम 11 साल के हुए, तुम्हारे पिता की अच्छी नौकरी लग गई दिल्ली में और तुम्हारा सारा परिवार दिल्ली चला गया। तुम लोग कभी वापस लौटकर नहीं आए। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गया और बचपन का एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने घबराकर पूछा, तुम यह सब कैसे जानती हो, जबकि इतना तो मुझे भी याद नहीं। मैं कैसे भूल सकती हूं, मैं वही लक्ष्मी हूं। तुम्हारे साथ बचपन का लगाव बड़े होते होते तक प्यार में बदल गया और मैं सोचती शायद तुम कभी तो वापस आओगे गांव और मैं तुमसे अपने मन की बात कहूंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कहूं। दिल्ली के माहौल में घुलने की जद्दोजहद में गांव को लगभग भूल ही चुका था और पापा ने भी कभी रुचि नहीं दिखाई गांव जाने में।
एक बात जानना चाहता हूं, तुम इस रूप में कैसे और मुझसे क्या चाहती हो? मेरा डर लगभग खत्म हो चुका था। उसने कहा, मैं एक दिन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घास काटने गई थी और गलती से पीछे छूट गई। सब लोग आगे निकल गए। मैंने सोचा छोटे रास्ते से जाऊंगी, यो जल्दी अपनी सहेलियों को पकड़ लूंगी। पर वो छोटा रास्ता मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। कुछ अंग्रेज लोग कुमखेत के रिसोर्ट में ठहरे हुए थे और वो जंगल में घूम रहे थे। उनमें से मैं दो को जानती थी। रिसोर्ट में सफाई करने जाती थी तो देखा था वहां बहुत गंदी नजर थी उनकी। वही गंदी नज मुझ पर पड़ गई उनकी और मुझे अकेला देखकर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर मुझ पर छुरी से कई वार किए और मैं मर गई। उस डरावने घने जंगल में कौन सुनता मेरी आवाज और मैं खामोशी से मर गई। अगले दिन मेरे माता पिता के साथ गांव वाले जंगल आए मुझे ढूंढने। मेरी आधी खाई हुई लाश मिली उन्हें। सबने यह समझ लिया कि मैं शेर का शिकार बन चुकी हूं, जबकि मैं आदमियों का शिकार बन चुकी थी। मेरी कहानी इसी तरह खत्म हो गई। तब से मैं ऐसे ही भटक रही हूं आत्मा बन। मैंने पूछा, उन अंग्रेजों का क्या हुआ? उन्हें भी शेर ने खा लिया मेरी तरह? यह कहते हुए वो जोर से हंसने लगी। मैं समझ गया उनको लक्ष्मी ने ही मारा था। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था अब। मैंने फिर पूछा, मुझसे क्या चाहती हो तुम? उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूं। तुमसे बहुत प्यार करती हूं मैं सकपका गया एकदम। अगर झट से उसे न कहता तो वो हिंसक हो सकती थी। मैंने समझाते हुए कहा, तुम हवा की तरह हो जिसे मैं महसूस तो कर सकता हूं मगर छू नहीं सकता। ऐसे में शादी का रिश्ता कैसे टिकेगा? समाज को कैसे समझाऊंगा? लोग मुझे पागल कहेंगे। वो झट से बोली, दो रास्ते हैं, या तुम मेरी तरह आत्मा बन जाओ यानी कि तुम्हारी आकस्मिक मौत हो जाए, या जिससे तुम शादी करोगे मैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाऊं। शरीर उसका होगा मगर आत्मा मेरी होगी। बोलो, कौन सा रास्ता मंजूर है तुम्हें? अगर मैं ना करता तो मैं उसी वक्त स्वर्ग सिधार जाता। मैंने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और इसी तरह सुबह हो गई। वो चली गई। मैनेजर शाम को मुझे अपने घर ले गया, जहां मैंने उसे कल की घटना सुनाई। वो भी बहुत डर गया था। उसने घर में भूत पूजने वाले को बुलाया था। वो थोड़ी देर में ही आ गया। उसका नाम सोमनाथ था। उसने कुछ चावल के दाने हाथ में लिए और गढ़वाली में मंत्र बोलने लगा और चावल मेरे ऊपर फेंक दिए, जिससे मैं तिलमिला उठा। जिससे बचने आया है तू, वो तेरे कंधे पर बैठी है और उसे सब पता है तू कहाँ जाता है, क्या करता है। पर केवल रात में ही उसकी शक्तियां जागृत होती हैं, इसलिए दिन में तुझे कुछ महसूस नहीं होता। वो मेरे शरीर पर पानी के छींटे मारता है और मैं जोर से चिल्लाता हूं, बेहोश हो जाता हूं। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आता है तो वो मेरे नाखून के टुकड़े, सर के 2-3 बाल, मेरे पहने हुए कपड़े लेकर एक गठरी में बांध देता है। मुझे नहाकर साफ कपड़े